इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, सीबीआई ऑफिसर, सीएजी डिपार्टमेंट में ऑफिसर और इस तरह के और बेहतरीन पद। क्या आप जानते हैं इन सब पोस्ट में क्या चीज कॉमन है? बिल्कुल, आपने सही गेस किया, एसएससी सीजीएल का एग्जाम। 2023 में जो आपका एग्जाम अब होने वाला है सीजीएल का 14 जुलाई से, 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 7,500 उसमें वैकेंसी है। और मैं ये मानता हूं कि जो बच्चे इस वीडियो पे क्लिक करके आए हैं तो आपने अपना इंटेंशन क्लियर करा है कि आप भी उन 7,500 बच्चों में से एक बनना चाहते हो और वो वैकेंसीज को आप हासिल करना चाहते हो। स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रेडियंट लर्निंग पे। ये हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है और मेरा नाम है समरेश श्रीवास्तव। मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाता हूं। आज एक और बढ़िया सेशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को हम मर्ज करके पढ़ेंगे। 2022 से लेकर 2023 में अब तक जितना करंट अफेयर्स आया है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहां पे डिस्कस करेंगे और पिछले कुछ क्लासेस में मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करा रहा हूं। यह हमारा अभिनंदन बैच और हम टारगेट कर रहे हैं आपके एसएससी सीजीएल 2023 को। उसके साथ हम अन्य वनडे एग्जाम्स को भी इस कोर्स के थ्रू टारगेट कर सकते हो। ये सारी क्लासेस कैसे पढ़नी है, कब आती है, ये सब मैं आपको लेक्चर के बीच में ही बताऊंगा। अब एक एक करके आपके सामने क्वेश्चंस फ्लैश होते जाएंगे। आपने पॉज करके उन क्वेश्चंस को खुद लगाना है और फिर एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि उससे आपके और बनने वाले जो सवाल हैं वो भी आपके एक बार में कवर हो जाए। What is the name of the bridge which will be India's longest sea bridge in the coming days? उस पुल का नाम क्या है जो आने वाले दिनों में भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल होगा? तो ये आपके सामने है ये पुल। अगर आपको ये मैप में दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये पुल पहले आपसे पूछा जाएगा कि बन कहां पे रहा है। तो इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होने वाला है और 2023 के अंदर, कब? 2023 के एंड में ये पुल पूरी तरीके से ऑपरेटिव हो जाएगा 2023 के एंड से। ठीक है, बनाने की इसकी शुरुआत, वैसे तो ये प्लान बहुत पुराना है, कई साल हो गए इसको, पर ये इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ वो 2018 में हुआ। और ये पुल है आपका मुंबई में, तो ऑप्शन देख के आपको पता लग गया होगा यहां पे बात हो रही है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की। और इस पुल का दूसरा नाम अगर मैं आपको बताऊं तो इस पुल का नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाम पे इस पुल का नाम रखा है अटल बिहारी वाजपेयी हार्बर लिंक। अब सवाल आता है कि ये लिंक किन दो जगहों को जोड़ता है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, क्यों इसको सबसे लंबा सी ब्रिज कहा जा रहा है? तो मुंबई के समुद्र के ऊपर ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा, यानी जो साउथ बॉम्बे है, साउथ मुंबई है, वहां पे एक जगह है सेवरी नाम की, सेवरी। ठीक है, यहां से ये जोड़ेगा चिरले नाम की जगह है नावा शेवा के अंदर। तो एक तरीके से मुंबई के अंदर बेहतरीन कनेक्टिविटी ये पुल कर देगा और उसके बाद ये डायरेक्ट इसको मुंबई टू पूना जो एक्सप्रेसवे है उससे इसको लिंक कर देगा। तो जो टाइम आपका बचेगा पुणे तक जाने के लिए वो भी एक इसका एडवांटेज होने वाला है। अब मैं बात करूं इसकी कुल लेंथ कितनी है, तो 22 किलोमीटर लंबा ये पुल है। कितना है? 22 किलोमीटर लंबा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर तो इसमें से कोई भी एक फैक्ट आपसे पूछ सकता है। 22 किलोमीटर लंबा है, मुंबई के अंदर है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। इसका दूसरा नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी लिंक। कहां से कहां तक जा रहा है? सेवरी से नावा शेवा तक जा रहा है। और कहां का रास्ता घटाएगा? मुंबई टू पूना का। समझ गए? तो ये सारी चीजें हैं और ये ऑपरेटिव होगा 2023 के एंड में। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो मैं यहां पे क्वेश्चन करा दूंगा 110% आपको आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सीजीएल ही नहीं, अन्य जितने वनडे एग्जाम होते हैं, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे, DSSB, एफकैट, सीडीएस, तो सबको आप बढ़िया तरीके से ले सकते हो। Who recently took charge as the director of the Central Bureau of Investigation? हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये आपके सामने इमेज लगी है और जैसा कि मैंने आपको बताया ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों साथ चलेगा। तो जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन बनेगी वो भी मैं आपको देता जाऊंगा। तो अगर मैं बात करूं सीबीआई की, तो आपसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है सरकार का। तो पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में। ये ईयर याद रखना भाई, 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कहने पे हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर
तो बाकी सब जगहों की तरह मैक्सिमम इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स आपको कहां मिलेंगे? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। तो बात आती है इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो ये बने हैं और ये इसके 34th डायरेक्टर जनरल हैं, 34th आईपीएस ऑफिसर हैं, 34th। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है प्रवीण सूद। तो डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आएगा प्रवीण सूद। इस्टेब्लिशमेंट ईयर बता दिया, हेडक्वार्टर बता दिया। और अगर मैं बात करूं कि डीजी को अपॉइंट करने का प्रक्रिया क्या होती है, तो उसके लिए 3 मेंबर का पैनल होता है। तो ये 3 मेंबर कौन थे जिन्होंने इनका नाम सजेस्ट किया? तो वो 3 मेंबर का पैनल, पहले तो ये पूछेगा कितने मेंबर इसका नाम सजेस्ट करते हैं सरकार को। तो नंबर 1 पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी, तो ये थे इस पैनल के अंदर। दूसरे नंबर पे आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया अभी 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और इनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रिपेयर हो गया। और तीसरे नंबर पे आते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कहां के? लोकसभा के। कहां के? लोकसभा के। इनका क्या नाम है? अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। तो क्वेश्चन अगर यूं भी आ गया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है लोकसभा में, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने वो भी रिवाइज कर लिया। ये 3 का पैनल होता है, ये नाम सजेस्ट करते हैं और उनको फिर डीजी बनाया जाता है। ये पूरा प्रोसीजर है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर आप रिसेंट में किसी एग्जाम को टारगेट कर लो, स्पेसिफिकली सीजीएल को या सीएचएसएल को, तो आपने अगर पेपर एनालाइज किया है, और मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप लोग इतने रिस्पॉन्सिबल हो, मॉक टेस्ट वगैरह आप दे रहे हो, सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस। जीके, स्टैटिक जीके और जिसमें आपका करंट अफेयर्स आता है, इसका पोर्शन बहुत बढ़िया तरीके से आपसे जीएस के सेक्शन में पूछा जा रहा है। समझ के चलो 10 से 14 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको स्टैटिक जीके से मिलेंगे, स्टैटिक जीके कंबाइंड विद करंट अफेयर्स, ठीक है ना। तो ये इस कोर्स में ये वाली जो क्लासेस हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की, सारी आपको कहां से मिलेगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए अभी, और वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जीएस बाय समृत सर। तो उस प्लेलिस्ट को आप अनलॉक करोगे तो आपके सामने सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। उसमें शुरू के 50 लेक्चर तो टॉपिक वाइज है, जिसमें कि पॉलिटी है, हिस्ट्री है और स्टैटिक जीके के अलग अलग चैप्टर्स हैं। 50 लेक्चर के बाद में कंबाइंड रिवीजन है, जिसमें स्टैटिक जीके का रिवीजन है और साथ ही करंट अफेयर्स है। तो अगर पेपर नजदीक है तो 50 के बाद वाले सारे लेक्चर्स एक साथ देख लेना, नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा पूरी प्लेलिस्ट देखो। बस इतना सा मैंने आपको बताना था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रेगुलर बेसिस पे क्लास आती है, तो आप यहां जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Which author won the 2023 International Booker Prize for his novel Time Shelter? किस लेखक ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो भैया ये आपके सामने इस किताब का नाम लिखा है। तो सबसे पहले पूछेगा, देखिए हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है पूरी दुनिया का, एक बुकर प्राइज जो होता है ना, ये सबसे ऊपर सर्वोच्च लेवल का अवार्ड होता है जो किसी को लिटरेरी ऑनर मिल सकता है। और 2023 में पूछेगा डायरेक्ट किस किताब को मिला है, तो आपका जवाब होगा टाइम शेल्टर, सिंपल है। और किसको मिला है वो नाम जरूरी है, इनका नाम है जॉर्जी गोस्पोडिनोव। थोड़ा अजीब सा नाम है क्योंकि ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये बुल्गारिया से है, बुल्गारिया कंट्री भी पूछ सकता है, बुल्गारिया से, ठीक है जी। तो क्या बना? जॉर्जी गोस्पोडिनोव। अब बुकर प्राइज की अगर बात आती है तो इस तरह के सवाल स्टैटिक पोर्शन से बड़े बनते हैं कि ऐसा कौन सा इंडियन है जिसको बुकर प्राइज इस ईयर में मिला था। तो एक काम करते हैं, इंडियन से रिलेटेड जो बुकर प्राइजेस हैं, जो इंपॉर्टेंट इंडियन ओरिजिन से लोग हैं या फिर इंडियन सिटीजन हैं, किस किस को मिला है, इसको एक बार मैं आपको लिखवाई देता हूं, ठीक है। चलिए यहां लिखते हैं इसको एक एक करके। हाँ जी, तो सबसे पहले आप लिखेंगे वीएस नाइपॉल। हालांकि मैंने बुक्स एंड ऑथर्स का अलग से भी लेक्चर लिया है, वहां ये चीजें कई बार डिस्कस हुई हैं, स्टैटिक जीके के रिवीजन में भी हुई है। वीएस नाइपॉल को 1971 में बुकर प्राइज मिला था। किस किताब के लिए मिला था? तो उस बुक का नाम था इन अ फ्री स्टेट, इन अ फ्री स्टेट। तो ये बुक पूछी जा सकती है किसने लिखी है, क्यों? क्योंकि इसको बुकर प्राइज मिला था। अब मैं बात करूं, हालांकि ये प्रॉपर इंडियन सिटीजन नहीं थे, इंडियन ओरिजिन के थे, तो इंडिया से इनका रिलेशन था। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं सलमान रश्दी, काफी फेमस ऑथर है सलमान रश्दी। तो ये बुक भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 1981 में इनको मिला था मिडनाइट चिल्ड्रन के, ठीक है जी, मिडनाइट चिल्ड्रन।
कई बार क्या करता है, सलमान रश्दी की सारी किताबें लिख देता है, मूर्स लास्ट साई थी इनकी, और बथेरी किताबें हैं, तो 4 ऑप्शन देगा, उसमें से कहेगा कि किसको बुकर प्राइज मिला था, तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इनको बुकर प्राइज मिला था। फिर आती है पहली इंडियन सिटीजन यानी अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय, इनकी बुक है जिसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला। पहले तो कौन से ईयर में मिला, ये ईयर भी पूछा जाता है, 1997। बुक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये नाम याद रखना है। इनकी और बुक्स भी मैंने आपको पहले बताई है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, इस तरह की किताबें अरुंधति रॉय ने लिखी है। फिर आती है बारी अरविंद अडिगा की। ये बुक तो काफी फेमस है, इसके ऊपर शायद कोई मूवी भी आई है ना, आप लोगों ने अगर देखी हो तो। इनकी किताब थी, पहले तो ईयर 2008, बुकर प्राइज मिला किसको, द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर। और अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पहले नाम लिख लीजिए, सबको पता होगा अब तो, गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भाई हिंदी भाषा में ऐसी कौन सी पहली किताब है जिसको की बुकर प्राइज मिला है, तो रेत समाधि यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड, 2022 में ही मिला ये, टॉम्ब ऑफ सैंड, फर्स्ट हिंदी नोवेल टू रिसीव अ बुकर प्राइज। किसने लिखी है, गीतांजलि श्री ने, और कौन से ईयर में, 2022 में। क्लियर है, तो एटलीस्ट इतनी इंफॉर्मेशन आप बुकर प्राइज से याद रखेंगे, एक तो करंट का पार्ट और इंडियन ऑथर से रिलेटेड स्टैटिक का पार्ट, और बाकी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स क्लास के साथ साथ मैं आपको बताता रहता हूं। करंट से ये पूछा जाएगा, टाइम शेल्टर बुकर प्राइज है, कंफर्म समझ लो कि किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। Who was sworn in as the Prime Minister of Israel for the 6th time on 29th December 2022? 29 दिसंबर 2022 को छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो ये कौन है, काफी फेमस पर्सनालिटी हैं, 73 इयर्स इनकी एज है, छठी बार ये प्राइम मिनिस्टर का कार्यभार संभालेंगे। सही गेस किया, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, इनकी पार्टी का नाम बताइए क्या है, ठीक है, इनकी पार्टी का नाम है लिकुड, एक्सट्रीमली राइट विंग पार्टी है ये, काफी लोग अपोज भी करते हैं इनको। लिकुड नाम है इनकी पार्टी का। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कुछ भी पूछा जा सकता है, जो चीजें बता रहा हूं अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि जैसे कई बार पूछता है ना, बांग्लादेश की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, यूएस की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन आया, साथ साथ रिवाइज कर लो, इजराइल की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर इनको मेजोरिटी मिली है। तो इजराइल की पार्लियामेंट को ऐसे बोलते हैं नेसेट, पर इसमें के साइलेंट है, नेसेट, KNESSET, ठीक है। और नेसेट के अंदर 120 मेंबर्स हैं, एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी एक ही सदन है, और 120 में से 63 लोगों ने इनका समर्थन किया था जब ये प्राइम मिनिस्टर बने। क्लियर है इतना, तो ये बात याद रखनी, 120 में 63 वोट मिले, बेंजामिन नेतन्याहू को पीएम बनाया। इनकी पार्टी है लिकुड, एक राइट विंग पार्टी है। और मैं बात करूं इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी का नाम क्या है, जेरूसलम। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जेरूसलम, जहां जहां मौका मिलेगा रिवाइज करते जाइए। और अगर मैं बात करूं यहां की करेंसी क्या है, तो इजरायली शेकेल, शेकेल यहां की करेंसी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने नोट शॉर्ट में एक नोटबुक में जरूर बनाएं इन सारे लेक्चर्स के। अगर पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, प्लेलिस्ट आपके सामने है, पेपर एकदम सर पे है, तो वही आखिरी के मैंने बोला 12-13 लेक्चर जरूर देखें जहां पे स्टैटिक जीके और उसका रिवीजन कराया जा रहा है। यहां से बहुत सारे सवाल आपको 100% देखने को मिलेंगे, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। जैसा कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में कहा, आप लोग इच्छुक हैं, आप लोग चाहते हैं अपना सिलेक्शन, तभी आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, सेफ हो, आराम से अपनी तैयारी कीजिए। और किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो बिल्कुल यू आर फ्री टू डिस्कस। कमेंट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। शेकेल मैंने बताई यहां की करेंसी है, ठीक है। और पिछली शायद मैंने किसी क्लास में आपको यहां के प्रेसिडेंट का नाम भी बताया था। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट का नाम है आइजैक हर्जोग, आइजैक हर्जोग। क्लियर है इतना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वेयर इज द 35th एडिशन ऑफ इंडो थाई कॉर्पैट कंडक्टेड? इंडो थाई कॉर्पैट का 35वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? अब पहली बात ये इंडो थाई कॉर्पैट क्या है, तो देखने में देखियो इमेज के साथ भी आपको अंदाजा लग गया होगा। एक नेवल एक्सरसाइज हुई है किस किस के बीच में, तो इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी, थाईलैंड की नेवी के साथ में और इंडियन नेवी के बीच में। कॉर्पैट बोले तो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल को कहा जाता है, यानी पेट्रोलिंग के लिए इंडियन ओशन के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड को सिक्योर किया जा सके, सेफ किया जा सके, ड्रग ट्रैफिकिंग स्मगलिंग से बचाया जा सके। तो एक पेट्रोलिंग के लिए ये एक एक्सरसाइज हर साल बाय एनुअल कंडक्ट करी जाती। कब से? 2005 से 2 बार एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। इस बार इसका 35वां संस्करण था। अब पूछ रहा है ये वाली जो एक्सरसाइज है कहां हुई है, तो ये आपके अंडमान सी के अंदर हुई है। कहां हुई है? अंडमान सी के अंदर। क्लियर है इतना? तो सिंपल सी ये बातें याद रखनी है। और थोड़ा डीप जाएगा एग्जामिनर तो ये पूछ लेगा कि इंडिया की तरफ से किस शिप ने पार्ट लिया, तो मैं बता दूं ये शिप कौन सा है, ये है INS केसरी। INS केसरी, ठीक है जी। तो इतना क्लियर रखना माइंड में। और इसमें क्या है चीज, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, सबको पता है, और थाई बात यहाँ की करेंसी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें इतना और कुछ है नहीं, तो बता दिया एक्सरसाइज का मकसद आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। विच कंट्री होस्टेड द मशीन स्कैन सी 2023 समिट? तो 2023 में एक समिट हुआ है। किस देश ने मशीन स्कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? अब ये क्या है मशीन स्कैन सी? इंटरनेशनल लेवल का बड़ा अच्छा समिट हुआ है। ये कहां पे हुआ है ये समिट? पहले तो ये जगह जो है ये कौन सी है? ये म्यूजियम ऑफ फ्यूचर इसे कहते हैं, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। अब बताइए म्यूजियम ऑफ फ्यूचर कहां है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो दुबई के अंदर है, यानी कि UAE ने कंडक्ट करी मशीन स्कैन सी समिट। इस समिट का बेसिक एजेंडा मोटिव क्या था? देखिए करंट अफेयर सिर्फ याद करना ही जरूरी नहीं है। मैं हर क्लास में बोलता हूं क्या करूं मैं चाहूं तो आपको 200-300 क्वेश्चन एक साथ दे सकता हूं ना, और आपको याद करने में भी दिक्कत होगी, पर आपको उस करंट अफेयर का क्रक्स समझ में नहीं आएगा। किस बात की जल्दी है? एग्जाम आपका है, आपको चीजें इस तरीके से समझनी है कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एग्जामिनर क्वेश्चन बना दे तो मेरे को माइंड में रहे तो सही ना वो चीज। तो इसलिए आप रेगुलर आधा 1 घंटा अगर देते हो इन क्लासेस को तो बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा आपको। अब मैं बात करता हूं इस समिट का मोटिव क्या रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI की यहां पे बात करी गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में UAE ने डिस्कस करा, उसको वेलकम करा कि आप देख रहे हो हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी आगे जा रही है। लोगों के कई इनके नेगेटिव व्यू है, बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, तो उन्होंने पॉजिटिवली इस पे डिबेट करी। यहां पे चीजें एक से एक दुनिया के एक्सपर्ट बुलाए गए और उन्होंने कहा कि UAE के फ्यूचर में AI का क्या महत्व होगा, और UAE अपने आप को आने वाले टाइम में सिलिकॉन वैली की जगह देखता है ना, तो उसके अंदर इनकी क्या सहयोग कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि मशीन स्कैन सी समिट इनमें से किससे रिलेटेड है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। डीपली चीज को समझा होगा तो गारंटी के साथ आंसर लगाया होगा, ठीक है ना। और जहां तक बात है UAE की, तो UAE के जो पड़ोसी देश हैं, अगर थोड़ी सी ज्योग्राफी समझे तो राइट साइड पे इसके ओमान है, लेफ्ट साइड पे इसके सऊदी अरेबिया है, ऊपर पर्शियन गल्फ का एरिया है। क्या आबादी यहाँ की 10.5 मिलियन समथिंग है। और UAE बना है टोटल 7 एमिरेट से, 7 एमिरेट, जिसमें से एक एमिरेट आपका दुबई भी है और एक अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। अबू धाबी यहाँ की कैपिटल है। क्लियर? और क्या पूछा जा सकता है? UAE के अंदर मोनार्की है एक तरह की, तो वहां पर रूलर है और रूलर हर बार प्रेसिडेंट बनता है। तो वहां के रूलर का नाम क्या है? वहां के रूलर का नाम है शेख खलीफा बिन जायद। तो यहां के रूलर आपसे पूछ सकता है, वही प्रेसिडेंट है यहां के, तो ये नाम याद रखेंगे, शेख खलीफा बिन जायद। पूरा नाम तो इनका है शेख खलीफा बिन जायद अल नहायान। तो पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार देखोगे चीजें समझ में आ जाएंगी। और कुछ है इसमें बताने के लिए? यहाँ की करेंसी तो सबको पता है कि यहाँ की करेंसी है दिरहम, ठीक है। चलें आगे, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Who won the bronze medal in the women's 10-meter air pistol event at the ISSF World Cup 2023 in Baku, अजरबैजान। बाकू में ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता? अजरबैजान, या आगे लिख दिया ऐसे। चलिए ठीक है, तो ये कौन है अभी आते हैं इस बात पे, पहले समझते हैं कि ये है क्या। तो शूटिंग का वर्ल्ड कप हुआ 2023 के अंदर, इंडिया का बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा, जैसा कि हर स्पोर्ट में इंडिया अब निखर के आ रहा है। और सही बताऊं तो इंडिया की इस बार सेकंड रैंक आई है, सिर्फ चाइना फर्स्ट आया, उसके बाद में सेकंड नंबर पे इंडिया है। कुल मिलाकर 4 मेडल जीते हैं इंडिया ने, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 2 सिल्वर है और 1 आपका ब्रॉन्ज मेडल है, 1 आपका ब्रॉन्ज मेडल है। और यहां पे यही पूछा है कि ब्रॉन्ज किसने जीता है। दूसरा सवाल क्या आएगा, एक तो आएगा कौन से नंबर पे आया इंडिया, सेकंड पे आया। ये वर्ल्ड कप हुआ कहां पे है, क्वेश्चन में ही है, बाकू अजरबैजान में। तो एक क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो जाएगा कि कहां पे हुआ है, अजरबैजान में। अच्छा, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, हर स्पोर्ट की एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्रिकेट की आईसीसी है और ओलंपिक्स की आईओसी है, बैडमिंटन की बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, फुटबॉल की फीफा है। तो उसी तरीके से शूटिंग की क्या है, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF। और जहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती है हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, हर बार की तरह हर क्लास में करते हैं। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी ISSF की। म्यूनिक में इसका हेडक्वार्टर है, म्यूनिक का है जर्मनी में, जर्मनी, ठीक है जी। म्यूनिक जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है लुसियानो रॉसी, लुसियानो रॉसी यहां के प्रेसिडेंट है। क्लियर है इतना? तो ये हो गई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब आते हैं वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप हुआ बाकू में, 4 मेडल आए हैं, तो 1 गोल्ड जो आया है वो कंबाइन आया है, 2 प्लेयर एक साथ लाए हैं, उनका नाम भी पूछा जा सकता है। तो मैं यहां लिख देता हूं गोल्ड मेडल विनर। गोल्ड मेडल में आएंगे आपके सरबजोत सिंह, ठीक है, एंड सरबजोत सिंह और दिव्या TS, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। सरबजोत सिंह और दिव्या TS को मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर पहला गोल्ड, ठीक है। और 2 सिल्वर मिले हैं किस किस को, 2 सिल्वर मिले हैं हृदय हजारिका और नैन्सी मल्होत्रा को। यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, तो ये याद रखना। अब आपसे ब्रॉन्ज का क्वेश्चन पूछा है तो वो भी पूछ सकता है। तो सिल्वर मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, सिल्वर मेडल किसने जीता, हृदय, शॉर्ट फॉर्म याद रख लो, हृदय एंड नैन्सी, तो ये नाम याद रह जाएंगे। तो आपसे भी पूछ सकता है हृदय हजारिका किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो शूटिंग से रिलेटेड है। और ब्रॉन्ज जीता है आपकी रिदिम सांगवान ने। तो ये इनकी पिक्चर है, 19 साल की ये हैं और बहुत बेहतरीन इन्होंने परफॉर्म किया। रिदिम सांगवान ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। और सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, कहीं से भी एग्जामिनर पूछ ले तो बता देंगे। एक आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जीके स्टैटिक पार्ट से, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। Which of the following is the highest, tallest dam in India and is listed in the top 10 highest dams in the world? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया के शीर्ष 10 सबसे ऊंचे बांधों में सूचीबद्ध है? तो डैम्स जहां पे आते हैं, मैं आपको हर बार, कई बार आपको मैं रिपीट भी करा चुका हूं इंपॉर्टेंट डैम्स के बारे में, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछे कि इंडिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो आपका जवाब हो जाएगा टिहरी डैम। टिहरी डैम कहां पे है, उत्तराखंड में है। कौन सी नदी पे है, भागीरथी नदी पे है। यह सवाल इन तरीकों से बन सकता है। सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, टिहरी, एक सवाल। टिहरी डैम कौन से स्टेट में है, उत्तराखंड में, दूसरा सवाल। टिहरी डैम कौन सी नदी पे है, तीसरा सवाल भागीरथी, ठीक है। टिहरी डैम की हाइट कितनी है, 260.5 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऊंचा डैम। चलिए, अगर हाईएस्ट पूछ रहा है तो लॉन्गेस्ट भी पूछेगा। तो लॉन्गेस्ट डैम अगर पूछ ले लंबाई में कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट है सबका, सबको पता है, हीराकुड डैम। कहां पे है, ओडिशा में है। कौन सी नदी पे है, महानदी नदी के ऊपर है। कितना लंबा है, लगभग 26 किलोमीटर,
ठीक है, लॉन्गेस्ट भी बता दिया, हाईएस्ट भी बता दिया। अब अगर पूछ ले ओल्डेस्ट डैम कौन सा है, तो कोई भी सवाल बच के ना जा पाए। ओल्डेस्ट लिख लेते हैं यहां पे, ओल्डेस्ट की बात करूं तो कल्लानाई डैम कहां पे है, कावेरी नदी के ऊपर है। कौन सी स्टेट में है, तमिलनाडु में है। कब बना था, तो ये 100 BC से 100 AD के बीच में ओल्डेस्ट हो गया। अब पूछ ले अगर लार्जेस्ट मेसनरी डैम कौन सा है, तो लार्जेस्ट मेसनरी डैम जो पत्थर, ईंट, सीमेंट, मोटार इन सब चीजों से बनता है, तो वो हो जाता है आपका लार्जेस्ट मेसनरी। तो यहां लिख देता हूं लार्जेस्ट मेसनरी डैम, तो ये है आपका नागार्जुन सागर डैम। जिन्होंने मेरे पहले लेक्चर्स देखे हैं उनके लिए तो बढ़िया रिवीजन ही चल रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं। नागार्जुन सागर डैम कहां पे है ये, तो आंध्र प्रदेश में है। कौन सी नदी में है, अर्जुन का साथ किसके साथ, कृष्णा के साथ, तो कृष्णा नदी पे है। और जब कृष्णा और अर्जुन दोनों मिल जाएंगे तो दुनिया का अंधकार दूर हो जाएगा, यानी अंधेरा दूर हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश ऐसे याद रख सकते हो। सबका आंसर आपके सामने है, और ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, इसको भी क्यों छोड़े। मेटूर डैम, मेटूर डैम है आपका तमिलनाडु के अंदर। कौन सी नदी पे है, कावेरी नदी पे है। ठीक है जी, तो ये तो सेम हो गया कल्लनाई वाला। और तेहरी हो गया, हीराकुड हो गया। लखवार डैम, लखवार डैम कहां पे है, तो लखवार डैम है आपका उत्तराखंड में। कौन सी नदी पे है, यमुना के ऊपर। तो कम से कम 5 से 6 डैम आपके सामने लिखे हैं, रिवाइज हो गए। एक ही क्वेश्चन के थ्रू 8-10 क्वेश्चन हर बार लेके जाते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेक्चर अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना और लाइक जरूर कर देना। लाइक ना भी करो, शेयर जरूर कर देना। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के रेगुलर वीडियोस आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और जब तक आपका एग्जाम आ रहा है यही वाले लेक्चर्स आते रहेंगे, जिससे आपका जनरल अवेयरनेस और बेहतर होता चला जाएगा। कमलंग टाइगर रिजर्व इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कमलांग टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में। तो टाइगर रिजर्व के बारे में तो अब आपको सब कुछ पता है, इतनी बार मैंने आपको बताया कि टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था इंडिया में, तो एक एक बात लिख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। फिर 2010 के अंदर एक पीटर्सबर्ग में मीटिंग हुई जिसमें T/2 करने की बात करी, यानी टाइगर्स की जितनी संख्या है दुनिया में उसको डबल करना है। 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, ये मैं आपको क्लास में बता देता हूं। तो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं जिनकी मीटिंग हुई, उन्होंने डिसाइड किया कि टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है। ये मीटिंग 29 जुलाई को हुई, इसलिए 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, इंडिया इस रेस में बहुत आगे है और इंडिया में कुल आबादी टाइगर्स की 3167 है। ये मैं नहीं कह रहा, और ये जो है एक्चुअल में रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट कैसे आती है, हर 4 साल में किसका सेंसस होता है। आखिरी बार 2967 थे 2018 में, 2022 एंड में जब इसका सेंसस हुआ 200 टाइगर और बढ़ गए, 3166। ठीक है, और मैं बात करूं इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है, तो 54 टाइगर रिजर्व अभी एग्जिस्टिंग है। ठीक है, अब 54 तो एक साथ इस क्वेश्चन में नहीं बता सकता, पर ये जो ऑप्शंस हैं इसको जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, तो लिखते जाइए। नामदफ, नामदफ तो आपकी एक नेशनल पार्क भी है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफ और मोलिंग 2 नेशनल पार्क बताए मैंने आपको पहले भी। अरुणाचल में हो गया नामदफ। और यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व है, पक्के ऐसे लिख दीजिए। अब स्पेल तो इसे ऐसे ही करा जाता है, पता नहीं बोलते कैसे, पक्के ही बोलते होंगे। नामदफ हो गया, पक्के हो गया, कमलांग भी यही है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, कामलांग। क्लियर। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पे है बोर, बोर। यहां पे है तड़ोबा अंधेरी, तड़ोबा अंधेरी। यहां पे है नावेगांव नागजीरा, अपनी नोटबुक में लिखते रहिए, नावेगांव नागजीरा। ठीक है, तो इतना तो एटलीस्ट आप याद रखोगे। और यहां पे एक मेल घाट भी आप याद रख सकते हो, मेल घाट भी पूछा जाता है, मेल घाट। ठीक है जी, क्लियर है। अब बच गया है कि हिमाचल में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। बात करूं अगर मैं असम की, तो असम के 4 टाइगर रिजर्व याद रखना। कौन कौन से, ओरांग, ये सब अपने आप में के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। नामेरी, मनास और काजीरंगा।
औरांग, नामेरी, मनास और काजीरंगा। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, फिर नहीं तो इससे ज्यादा हो जाएगा। आपको भी और सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है। रेगुलर बस आप इस सीरीज को अगर पकड़ के रखते हो, रोज इतना इतना पढ़ लीजिए, पूरा रिवीजन आपका साथ साथ होता रहेगा। अलग से कुछ फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मैं क्लास में बताता हूं उतना कर लेते हो तो जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने साथ लेके जाओगे, पक्का है ये। ठीक है, लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको। एक चीज और बता दूं, जैसा कि मैंने बताया, अभिनंदन बैच टारगेट ये है, कुल मिला के इस लेक्चर कोर्स में 80 क्लासेस आपको मिलेंगी, सिर्फ जनरल अवेयरनेस की ही नहीं, ये सारे टीचर्स हैं आपके लिए। तो मैंने अपने बारे में आपको बता दिया। रेगुलर क्लास आती है जनरल अवेयरनेस की, स्टैटिक जी के, करंट अफेयर्स अभी इसमें चल रहा है। ये हैं आपके साइंस वाले टीचर अभिषेक सर, इनकी पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसको कोई प्रॉब्लम हो इनसे पढ़ सकते हैं। ये है इंग्लिश वाले टीचर कपिल सर, पूरा इंग्लिश का कोर्स हो चुका है, प्लेलिस्ट जाके चेक करिए। अभी आपको ये शायद वोकैबुलरी और उसके बारे में ध्यान दे रहे हैं, तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, इनके लेक्चर जरूर देखने हैं। ये हैं रीजनिंग वाले आपके रोहित सर, पूरा रीजनिंग आपके बिल्कुल उंगलियों पे नचा दोगे आप उस रीजनिंग को, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। एक बार इनके लेक्चर्स लेके देखना, पूरी तैयारी आपको यहाँ पे कराई जा रही है। किसी तरह का कोई डाउट तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। चलिए फिर मिलता हूं मैं आपसे कल, फिर से एक बार आऊंगा ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।